ओके जी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय आपके पास जो इसका आ रहा है टाइम, और वो उसने कितना दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये ईयर्स हैं, तो 3.825। जब आपने वैल्यू कैलकुलेट की तो ये आ गई हमारे पास, जो भी वैल्यू आई है लेट सपोज। अब आपने क्या करना है, इसको ईयर से आपने कन्वर्ट करना है डेज में, 365 डेज से फिर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में, और मिनट्स के बाद कन्वर्ट कर लिया ऑर्स में, ऑर्स के बाद मिनट में, और मिनट के बाद सेकंड में। तो जब आप ये कन्वर्जन करेंगे, यानी वो आपसे किसी भी एतबार से पूछ सकता है कि ये वैल्यू आप पर सेकंड के एतबार से बताएं, पर और के हिसाब से बताएं, पर डे के हिसाब से बताएं। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए कि ईयर अगर दिए हो तो डेज कैसे निकलेंगे, डेज से फिर आपको पता है और कैसे निकलेंगे, और से फिर मिनट, और मिनट से फिर सेकंड्स। तो इस तरह वो आपसे कोई भी क्वेश्चन इसके हवाले से पूछ सकता है। इसको यहाँ ठीक कर लीजिएगा, मैं इसको ठीक कर लूँगा। खैर, तो एक ये बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। इसके बाद जी हमारे पास जो अगला काम है वो कौन सा है, इससे आगे एक न्यूमेरिकल है जी, और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। कहते हैं जी कोबाल्ट 60 जो है वो निकल 60 में कन्वर्ट हो गया, कोबाल्ट और निकल। अब सबसे पहले तो कोबाल्ट निकल में कन्वर्ट कैसे हुआ होगा। कोबाल्ट 60 है, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है 27, और निकल है 28। तो डेफिनेटली यहां से बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है जिसने इसको 28 में कन्वर्ट किया। अब देखिएगा, उसने ईयर्स भी बता दिए, सैंपल आपने बताया, परसेंटेज ऑफ सैंपल क्या है, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सैंपल क्या होगी, जबकि आपके पास इतने ईयर्स का, इतने ईयर्स लगे हैं, 0.13 है। तो आप इक्वेशन कौन सी यूज कर रहे हैं, दिस वन, अभी मैंने आपको लिख के दी थी, एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू दिस। तो जब आप इसको हल करेंगे, टाइम कितना दिया है जी, 15 ईयर्स दिए हुए हैं, और लेमडा की वैल्यू कितनी है जी, वो भी आपके सामने है, 2 जब डिवाइड किया एन नॉट ओवर एन। अब एन नॉट ओवर एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 7.031। अब परसेंटेज कैसे निकलेगी, देखिए ये है वो पार्टिकल जो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, और ये है जो ओरिजिनल पार्टिकल्स हैं। अगर मैं देखूं कितने डिसइंटीग्रेट हो गए हैं इन ओरिजिनल पार्टिकल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1/7.031 करना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.14, और अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपके पास 14% इसका आंसर आ जाएगा। तो 14% जो है वो 15 सालों में कन्वर्ट हो जाएगा निकल के अंदर। ठीक है, एक एक बार मैं सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ, आप इसको खुद करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको समझ आएगी। इसके लिए आप भल की बुक यूज कर सकते हैं, मैंने वहीं से ज्यादा डाटा लिया है और वो काफी अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये भी कुछ कैलकुलेशंस थी इसके अंदर, यूनिट कन्वर्टिंग थी। ठीक है, चलिए ये भी आप एक बार खुद कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको समझ आएगी न्यूमेरिकल्स की। टाइम आपके पास है जी, ये भी आपको मैंने टाइम दिया हुआ है, 2% रिमेनिंग है, यानी आपके पास एन ओवर एन नॉट की वैल्यू अब दे दी गई है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, लेकिन एन ओवर एन नॉट की वैल्यू आपको बता दी गई है 2%। तो इसका मतलब 2/100 आ गया आपके पास। तो एन नॉट ओवर एन की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट एन नॉट ओवर एन 50 आ जाएगा। तो यहाँ से आपने अगर परसेंटेज दी और हाफ लाइफ निकालनी हो तो आप वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उस पुराने न्यूमेरिकल का रिवर्स है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 6 में देखें जी, गर्जन मिलर काउंटर ने 3150 पर मिनट इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन रेट देखा, और 1 घंटे के बाद वो 3055 पे था। एट द वेरी स्टार्ट वो था 3150, ये आ गई आपके पास एन नॉट की वैल्यू, और 3055 ये आ गई आपके पास एन की वैल्यू 1 घंटे में। तो अब आप देख लें, आपने यहाँ पर एन नॉट ओवर एन, एन नॉट ओवर एन की जगह वैल्यू पुट की, लैम्डा आपके पास है। जब आपने इस सारी इक्वेशन को पुट किया, और लैम्डा से क्या निकाल सकते हैं आप, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे उसकी हाफ लाइफ कितनी आ रही है, 22.63 ईयर्स। ये आप लोग इसको खुद कैलकुलेट कीजिएगा, बिल्कुल वही इक्वेशन है, लैम्डा की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है,
टाइम मैंने इसके अंदर निकालना था और उसने 1 घंटे में बताया मुझे। इसको ना जरा कंफ्यूज ना कीजिएगा, इसको टी कर लें कि 1 घंटे के बाद जो 3150 पे थे वो 3055 पे चले गए। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करूंगा, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूंगा 0.693 ओवर हाफ लाइफ। तो जब ये सारे को कैलकुलेट करूंगा तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक ये चीज है। इसके बाद आ जाती है जी एवरेज हाफ लाइफ हमारे पास। और एवरेज हाफ लाइफ में आप देख सकते हैं कि किसी भी टाइम पे जो नहीं आपके पास जो एवरेज लाइफ है ना एटम्स की प्रेजेंट एट एनी टाइम इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। इसको 1/λ कहा जाता है। तो 1/λ का मतलब क्या हुआ, T1/2 डिवाइडेड बाय 0.693, 1 डिवाइडेड बाय 0.693 इज इक्वल टू 1.44 इनटू T1/2। ये रिलेशन है, याद रखिएगा। कोई न्यूमेरिकल आ गया सिंपल तो आप निकाल सकते हैं। एवरेज लाइफ ऑफ रेडियम इज 2400 ईयर्स। अच्छा जी, इसके बाद रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम में क्या है कि आपके पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, एन ए एंड एन बी। तो लैम्डा ए उसका डिसइंटीग्रेशन का कांस्टेंट है बी में जाने का और बी का सी में जाने का कांस्टेंट है लैम्डा बी। तो आप इसको हाफ लाइफ ऑफ बी हाफ लाइफ ऑफ ए से डिवाइड कर लेंगे। और याद रखें कि जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम होता है ये ऑलवेज इरिवर्सिबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है, ये इरिवर्सिबल होता है। इसमें एक प्रोडक्ट दूसरे में और दूसरा तीसरे में, ये इक्विलिब्रियम में चल रहे होते हैं। इनका जो लैम्डा की वैल्यू है वो इक्विलिब्रियम में चल रही होती है एक दूसरे के साथ। तो इसके अलावा जी रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये कार्बन डेटिंग का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, अक्सर लोग सुनते हैं। ये जरा थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोग ज्यादा फेमिलियर भी नहीं होते इस कॉन्सेप्ट के साथ। रेडियो एक्टिव डेटिंग का मतलब है कि आपके पास किसी फॉसिल की लाइफ को आपने मालूम करना है कि किसी फॉसिल की लाइफ क्या होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हवा के अंदर दो किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका आइसोटॉप है 12 और एक कार्बन है जिसका आइसोटॉप है 14। अब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ अ प्लांट, एक प्लांट जो हवा में से फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है वो दोनों किस्म की यूज करता है। और आपके पास इसकी जो रेशो है कार्बन 12 कार्बन 14 डिवाइडेड बाय कार्बन 12, ये एक फिक्स रेशो होती है। किसी भी जिंदा प्लांट के लिए ये रेशो फिक्स होती है। एनी लिविंग प्लांट, तो उसकी ये रेशो फिक्स है। लेकिन फर्ज करें कि एक प्लांट डेड हो गया, आफ्टर द डेथ कार्बन 12 का आइसोटॉप तो स्टेबल है, सदाबहार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कार्बन 14 का जो आइसोटॉप है इसकी जो हाफ लाइफ है ये बीटा एमिशन करता रहेगा। और बीटा एमिशन करके याद रखिएगा कार्बन 14 जो है ना ये 2 बार बीटा एमिशन करता है, सॉरी 1 बार बीटा एमिशन करता है और ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आगे जाके हम एक रूल भी पढ़ेंगे कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके प्रोटॉन कम हो और न्यूट्रॉन ज्यादा हो तो वो अपने आप को ऐसी कंडीशन में ले जाएगा जहां उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हो जाए। तो दैट इज कार्बन टू नाइट्रोजन। कि कार्बन टू नाइट्रोजन रूल भी कहते हैं इसको। तो आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि कार्बन 14 जो है ना एक्चुअली उसने क्या किया है, वो कन्वर्ट होता जा रहा है। तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होगा। देखें जी यहाँ मैंने लिखा हुआ है 5730 ईयर्स है इसकी, और इसकी रेशो जो करती है वो डिक्रीज करती है टाइम के साथ। अब देखते हैं जी आपके पास ये है अमाउंट ऑफ कार्बन 14 इज 1/6 एज कंपेयर टू द फ्रेश वुड। एज ऑफ वुड क्या है, आपके पास एक ताजा लकड़ी कटी है ना और एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ है, तो उसमें जो आपके पास उसकी रेशो आ रही है वो आ रही है जी 1/6। तो लेमडा की वैल्यू लॉग ऑफ एन नॉट ओवर एन आप जानते हैं। अब एन नॉट को आपको सी नॉट ऑफ कार्बन कर दिया 14 का, और ये सी टी ऑफ, यानी आपने एन नॉट ओवर एन को सी नॉट ओवर सी से रिप्लेस कर देना। सी नॉट मीन्स कि जब टाइम 0 है यानी भी प्लांट जिंदा है, और सी टी मीन्स कि अब वो मर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आपने चेंज किया, ऊपर 1 है नीचे 1/6 है, डिवाइडेड बाय द सेम वैल्यूज आप इसको लिखेंगे और सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू भी आपके सामने, हाफ लाइफ भी आपके सामने गिवन है उसकी कार्बन 14 की। तो जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट का टाइम ऑफ डेथ जो है वो तकरीबन 14,818 साल पहले इसकी डेथ हुई है।
14818 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लैम्डा 0.693 ओवर ये होता है, हाफ लाइफ आपके सामने गिवन है इसकी, तो इन वैल्यूज के जरिए आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं एज, टाइम, और टाइम इज इक्वल टू एज ऑफ दैट पर्सन। एक न्यू मेथड भी है इसके लिए, रेडियोएक्टिव डेटिंग के लिए। आप कार्बन 12 को मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए मेजर करें कार्बन 14 को, और आपको पता है कार्बन 14 मैस स्पेक्ट्रोमेट्री बड़ी एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो ये है रेशियो एट टाइम 0। जब टाइम 0 होगा तो कार्बन 14 और कार्बन 12 की वैल्यू है x, यानी बराबर होगी, लेकिन सॉरी बराबर हो, कह लो सेम होगी रेशियो। लेकिन जब ये डेथ के बाद चली जाएगी तो कार्बन 12 तो वही रहेगा, लेकिन कार्बन 14 की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसको मैंने कह दिया y, x ओवर y से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड कंसंट्रेशन ऑफ दिस 14 ऑफ C, ये जो यहाँ इक्वेशन में यूज हुई थी ना। तो आप इसके जरिए भी इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास रेशियोज गिवन हो। मैंने इसका न्यूमेरिकल ढूंढा था, मिला नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसको नहीं देखा। अलबत्ता ये इसका टाइम का फार्मूला वही है जो आप लोगों ने पहले यूज किया, लैम्डा की जगह 0.693 और हाफ लाइफ। तो इसमें आपके पास हाफ लाइफ गिवन होगी लैम्डा की जगह पुट करने के लिए। अब यहाँ एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जी। एक बोन है जिसको बड़ी दफना दिया गया, जिसमें उसकी रेशियो आ रही थी 0.477। तो आपने क्या किया, आपने इसकी हाफ लाइफ याद रखनी है, 5730 ईयर्स है, लैम्डा की वैल्यू पुट की, यहाँ पर आपने वो सारी वैल्यूज पुट करनी है, और आपके पास कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसकी एज आ जानी है कि ये हड्डी जो थी ये 6100 ईयर्स अगो दफनाई गई थी। तो इसमें ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। एक जी काशिफ भाई, जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी काशिफ आप बताएं। सर आवाज में ना डिस्टॉर्शन आ रही है काफी। अभी भी आ रही है या अब ठीक हुई है? अब ठीक हुई है या अभी भी आ रही है? हेलो, किसी और को भी डिस्टॉर्शन आ रही है? जावेद आपको डिस्टॉर्शन आ रही है? सॉरी अकमल। सर थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आना शुरू हो जाती है, फिर क्लियर हो जाती है, फिर डिस्टॉर्शन आने लगती है। ओहो, चले, अब नेट का शायद कोई कनेक्शन इस तरह का। और तो किसी को प्रॉब्लम आ रही है? किसी और को प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली जी राबिया। जी राबिया आपको भी प्रॉब्लम आ रही है? आप काइंडली अनम्यूट कर सकते हैं अपने माइक को। खैर चले, अगर किसी जी अब आवाज क्लियर हुई आप लोगों को? नहीं जी, आवाज ठीक नहीं है। अभी भी ठीक नहीं है अकमल? अब आपकी आवाज आई है बेहतर। चले ठीक है, आई थिंक सो नेट कनेक्शन का कोई इशू चल रहा है। खैर ओके, तो यहाँ से ठीक है। अच्छा जी, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन से होते हैं? वो जो प्रोसीड करते हैं चेंज इन न्यूक्लियस, और आप एक एटम को एक नए एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेफिनेटली हम पढ़ चुके हैं इसमें आप लोगों ने, मैं भी आपको एक पिक्चर भी दिखाता हूँ। इसमें फिशन क्या है कि बड़े एटम जोड़ के छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर फिशन में टूटते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में जुड़ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आपको ठीक है, ये आप लोग को पढ़ने वाली चीज़ें देखिए जी। ये न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंसेस है दोनों, ठीक है ना, कि प्रोसीड बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें एक एलिमेंट दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई एलिमेंट कन्वर्ट नहीं होता। तो इसमें एब्जॉर्प्शन काफ़ी चाहिए होता है एनर्जी की, इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, एमिशन भी हो सकती है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स।
जैसे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर, लेकिन ये जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस है उस पर फर्क पड़ता है। फिर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो है, इसमें बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे में कन्वर्ट होता है, इसमें छोटा न्यूक्लियस तो जो जुड़ के बड़े में कन्वर्ट होता है। इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता स्टार्ट होने के लिए फिशन को, लेकिन फ्यूजन को हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एक चेन ऑफ रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फिशन में, लेकिन फ्यूजन में चेन ऑफ रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, इसको कंट्रोल किया जा सकता है पीसफुल पर्पस के लिए, लेकिन जो आपका फ्यूजन है इसको आप पीसफुल पर्पस के लिए, कोई एनर्जी अनकंट्रोल्ड होती है जो आपके न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शंस हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट है ना फ्यूजन रिएक्शन के, वो नेचर के अंदर नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, जबकि रेडियो एक्टिव जो आपके पास न्यूक्लियर फिशन है इसके प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। इसके एंड पे न्यूक्लियर वेस्ट बच जाता है न्यूक्लियर फिशन में, लेकिन फ्यूजन में कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं बचता। इसकी मिसाल हम आगे जाकर देखते हैं। ले जी, ये कुछ न्यूक्लियर इक्वेशंस थी, किस तरह से न्यूक्लियर इक्वेशंस को लिखा जाता है, आप अपने तौर पे इनको पढ़ लीजिएगा एक बार तरीके से, तो ये आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल था जो मैंने यहाँ लिखा था कि अगर आप इसमें यूरेनियम में हीलियम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, तो आपने ये इसके अंदर कर लेना है। ए उसका 94 हो जाएगा, प्रोटॉन उसमें ऐड हो जाएंगे, वो भी ऐड हो जाएगा। हम चलते हैं जी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की तरफ, जो कि आर्टिफिशियली तरीके से आप किसी चीज़ को रेडियो एक्टिव बनाते हैं। अब देखें कि एल्युमिनियम में अगर एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया जाए तो आपके पास वो न्यूट्रॉन इस एल्युमिनियम को ब्रेक कर देगा सोडियम और हीलियम, यानी अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, और ये जो सोडियम अनस्टेबल है ये फिर अल्टीमेटली मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका भी रूल मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पास सोडियम 24 एंड 11 है, तो इसमें 11 प्रोटॉन है और तकरीबन 13 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब ये अनबैलेंस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अनबैलेंस्ड फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको यूं कन्वर्ट कर दूं कि इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल जाए तो ये मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें 12 प्रोटॉन है और 12 ही न्यूट्रॉन है। तो याद रखें कि न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से बीटा पार्टिकल की एमिशन के बाद अपने आप को स्टेबल करते हैं। और